दिल्ली में मौसम बदल रहा है, हल्की ठंड दस्तक दे रही है, लेकिन चुनाव का जो समा बंधा है उस ठंड को मात दे रहा है। इस बार तैयारी पूरी है कि 15 साल से कांग्रेस की सत्ता जो काबिज रही है उसे हिलाकर रख देंगे। बीजेपी की चुनौती दे रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन शीला की सरकार को। और मेरे साथ है बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही कि क्या आप ऐसा करने वाले हैं कि 15 साल से हारती हुई बीजेपी की हार पर फुल स्टॉप लगाएंगे और शीला जी की जीत पर स्पीड ब्रेकर लगाएंगे? देखिए, आज जो दिल्ली में वातावरण है, डॉक्टर हर्षवर्धन से ज़्यादा डॉक्टर हर्षवर्धन के कार्यकर्ता पार्टी के और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी ज़्यादा उत्साह जनता के अंदर है। जनता अब आज़ादी चाहती है, जनता ने तौबा कर ली है और जो हम देखते हैं जनता की आंख में आंसू हैं, तकलीफ़ में लोग परेशान हैं और किसी भी कीमत पर जो देश में यानी नई दिल्ली में और दिल्ली में यानी राजधानी में जो दोनों सरकारें हैं, इन दोनों से लोग आज़ादी चाहते हैं। अब किसी भी कीमत पर लोग चाहते हैं कि इन सरकारों ने जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंचकर जनता को बेदर्दी से दुख दिया है, जिस तरह से लोगों की जेब पर डाका डाला है, लोगों का खून पसीने की कमाई का पैसा उसको बड़े बड़े घोटालों के अंदर, आज तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में कंपटीशन है दिल्ली सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में कि कौन ज़्यादा प्रताड़ित दिल्ली वालों को कर सकता है। तो महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, ये सब आपके एजेंडे में है, पर साथी हो या विरोधी, डॉक्टर साहब बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, और कितनी बीमार दिल्ली देख रहे हैं? देखिए, आप खुद ही देखिए ना कि इतने वर्ष इलाज करने के लिए मिले शीला जी को। मैं समझता हूँ कि 15 साल कोई कम समय नहीं होता, 15 साल बहुत बड़ा होता है। एक आदमी के जीवन का भी शायद एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आजकल 64 साल होती है, तो उसमें 25% जो है जीवन लाइफ का आदमी एक तरह से एक सरकार के अंदर आपको मिला है। और उसके 15 साल के बाद भी अगर लोग इतना बुरी तरह से तकलीफ़ में हैं, हर समस्या उसी तरह से खड़ी है, महंगाई उसी तरह से है, भ्रष्टाचार उसी तरह से है, लोग पानी आज भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, समस्याएं तो हैं, लेकिन रोड मैप क्या है? दवाई क्या होगी? आपके पास कौन सी दवाई की पुड़िया है? देखिए, दवाई की पुड़िया की जहाँ तक बात है कि पहले तो डॉक्टर को मैं समझता हूँ कि बीमारी का डायग्नोसिस करना ज़रूरी होता है। हर बीमारी की तह में जाना होगा। अगर मान लीजिए लोगों को 15 साल के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है, या पानी जो मिल रहा है वो गंदा है, या 50% पानी लीक हो रहा है, या चोरी हो रहा है, या 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, या मान लीजिए अस्पताल में डॉक्टर दवा नहीं है, या स्कूल में टीचर नहीं है, तो इन सब बीमारियों का हमें डायग्नोसिस करके उनका इलाज बहुत ध्यान से प्लान करना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि 15 साल से आखिर ये सब समस्याएं, इनका समाधान क्यों नहीं हुआ। जो बात बीत गई, आगे का रोड मैप क्या है, मैं ये समझना चाहूंगी। बोलना तो आसान है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर क्या आप डॉक्टर होने के नाते एक साइंटिफिक सोच रखते हैं, एक प्लान है आपके पास? देखिए, हमने हमेशा प्लान के साथ ही काम किया है और जो कुछ भी कहा है वो करके दिखाया है। आप मेरा पहले का मंत्री के समय का रिकॉर्ड देख लीजिए, तो जो जो विभाग मेरे पास रहे, जो हमने सोचा, जब सारी दुनिया कहती थी कि ये सोच रहे हैं लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, ये असंभव है, हमने करके दिखाया। और उसमें मैं फिर ज़्यादा चर्चा में नहीं पड़ता। तो ये सब आपके मैनिफेस्टो में शामिल होगा? निश्चित रूप से हर विषय उसमें हमारी क्या सोच है। मान लीजिए भ्रष्टाचार का विषय है, मान लीजिए महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, मान लीजिए नौजवानों को रोज़गार देने का विषय है, स्कूल से कॉलेज में जाने वाले बच्चों को, बच्चियों को एडमिशन का विषय है, गरीब लोगों को घर देने का विषय है, यमुना की सफाई का विषय है, जो गरीब लोगों की जो हालत इतनी ज़्यादा दयनीय है झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में या अनधिकृत कॉलोनियों में, ये सारी चीज़ें बेहतर करनी होंगी।
आप बेहतर जिंदगी देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन शीला दीक्षित जी का और कांग्रेस का दावा कि उन्होंने 15 साल में दिल्ली को उसी बेहतर राह पर लेकर गए हैं। देखिए, अगर समस्याओं का आप मुझे बताइए ना, आप एक समस्या बताइए कि इस समस्या का आपके हिसाब से समाधान हो गया। आज भी गरीब लोग, कम से कम दिल्ली में 20 लाख तो ऐसे गरीब लोग घूम रहे हैं कि राशन के नाम पर उनको एक गत्ते का टुकड़ा, जिसको राशन कार्ड बोलते हैं, वो मिला है, उस पर मोहर नहीं लगी है और इसलिए उसको कोई राशन नहीं मिलता है। जो बिजली है, 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया निजीकरण हुए। निजीकरण के समय लोगों को कहा हमने कि 5 साल में 24 घंटा बिजली मिलेगी, क्वालिटी इक्विपमेंट लगेंगे, चोरी कम होगी तो दाम कम होते जाएंगे। आज एक एक व्यक्ति, जो खाली झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, लोअर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, अपर मिडिल क्लास या उसके ऊपर जो क्लास होता है, वो लोग भी, उनका जब बिजली का बिल आता है तो उनको सही मायने में करंट लगता है। लेकिन बिजली का बिल आ रहा है, पर बिजली भी तो पहुंची है। जब बिजली घर में पहुंचेगी तो उसका बिल तो अदा करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, ये तो आप तो शीला जी वाली भाषा बोल रहे हैं। शीला जी भी इसी तरह अपमानित करती हैं दिल्ली वालों को। अगर बिजली जो है ज़्यादा थोड़ी हमने खर्च की है और बिल इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये लोगों के लिए संभावित नहीं है कि वो उस बिजली के बिल को दे पाएंगे। बिजली की चोरी पहले होती थी 58%, अब वो रह गई 16%, लेकिन बिजली का बिल दर्जनों बार बढ़ गया। तो आखिर इस सब का जवाब तो किसी को देना पड़ेगा ना। जवाब नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। ढेर सारे सवाल हैं जो आप खड़ा कर रहे हैं कि ये 15 साल का जो पूरा राज्यकाल रहा, नहीं, इसमें मैं नहीं खड़े कर रहा, ये जनता खड़े कर रही है और जनता जो है इनके जवाब मांग रही है। बिल्कुल। अब नॉमिनेशंस हो रहे हैं, आपके यहाँ टिकट दिए जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए पहुंच रहे हैं आप लोग, लेकिन ये बताइए, ये जीत के जश्न में तब्दील होगा? जीत तो जनता ने तय कर दी है। अगर क्योंकि अभी हम कुछ बोलेंगे तो आप कहेंगे कि आपको तो ऐसा बोलना ही चाहिए, लेकिन मैंने जो बात आपके कार्यक्रम के शुरुआत में कही थी कि हमारे से ज़्यादा कार्यकर्ता उत्साहित हैं और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा जनता उत्साहित है। गरीब आदमी भी और अमीर आदमी भी, हर आदमी को नज़र आ गया है कि ये सरकार डिलीवर नहीं कर पाई है। और क्या जिम्मेदारी है उनकी, ये तो हम बहुत जोर शोर से बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है? बाहर तो वो चुनौती दे रहे हैं शीला दीक्षित की सत्ता को, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, इस पर जानेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन की राय इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बीजेपी से सीएम पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन से हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में क्या कुछ कमी दिख रही है और बीजेपी आएगी तो क्या कुछ बदलाव लाएगी। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये होगा डॉक्टर साहब कि आखिर आप क्या करने वाले हैं कि 15 साल से जो जनता आपसे मुंह फेरते हुए आई है, आपको वो वोट दे, क्या अपील करेंगे आप उन्हें? पहली बात तो ये कि अपील क्या करेंगे वो तो हम आपको अभी बताते हैं। या आपने कहा 15 साल से जनता हमसे मुंह फेरते आई है, ये बात सच नहीं है। ये ठीक है कि हमें अपेक्षित सफलता विधानसभा में नहीं मिली, यद्यपि हर बार हमारी सीटें बढ़ती गई हैं। इसी 15 साल में 7 सीटें हमने लोकसभा की इसी दिल्ली शहर में जीती हैं और सारे दिल्ली के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। इसी 15 साल में हम 2-2 चुनाव कॉरपोरेशन के जीते हैं। इसलिए ये मत कहिए कि जनता ने हमें कोई सहयोग नहीं किया है। मेरा ये कहना है कि आपने पूछा कि हम भविष्य में क्या करेंगे। मेरा ये मानना है कि सरकार के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जब दृष्टि, विजन, अच्छा काम करने की बजाय ध्यान अगर भ्रष्टाचार में लग जाए और जनता को भी सरकार से एक स्वच्छ, साफ सुथरा, ईमानदार प्रशासन ना मिले, तब बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन लोग भ्रष्टाचारी हो ना पाएँ, भ्रष्टाचार का सहारा ना ले पाए, सरकार इतनी ज़्यादा पारदर्शी हो जाए कि अगर आप सरकार हैं और मैं जनता हूं, आप सरकार हैं और मैं कंपनी हूं, तो मेरे आपके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इतना पारदर्शी होना चाहिए, वो इतने सुलभ ढंग से सारी दुनिया के लिए उपलब्ध होना चाहिए कि मेरी और आपकी हिम्मत ना हो
मेरे को आपको समझ में आ जाए कि सारी दुनिया देख रही है। आपको लगता है अभी इस ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है इस कमी, पूरे सिस्टम में? टोटल कमी है, टोटल कमी है। और आज लेकिन हमारे पास एमसीडी जहां पर बीजेपी है वहां पर भी भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप लगे हैं। देखिए, होस्ट एम्प्लॉय जैसे स्कैम को लेकर के आप लोग घिरे हैं वहां पर। ऐसा है कि कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार हो, हम उसको कभी समर्थन नहीं करने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता जो काम करते हैं, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की दिशा में बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ काम करने शुरू किए हैं। जैसे जो पहले सारे टेंडरिंग प्रोसेस मैनुअल होते थे, आज जो है टेंडरिंग प्रोसेस सब नेट के ऊपर होते हैं। आपका नाम हमेशा साफ सुथरा रहा है, आप भ्रष्टाचार से दूर रहे हैं, आपको हमेशा बहुत ही ऊंची निगाह से देखा गया है पार्टी के अंदर डॉक्टर साहब। लेकिन आपके नाम को लेकर फिर क्या ऊहापोह थी, इतनी देर क्यों लगाई? नहीं, देखिए, कोई ऊहापोह नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि अब ये एक रणनीति होती है पार्टी कब क्या विषय तय करती है। पार्टी ने जब ठीक समझा और पार्टी को रणनीति के तहत जब लगा कि भाई अब नाम को पब्लिक डोमेन में लाना है, वो पब्लिक डोमेन देर के अंदर नहीं कर दी आप लोगों ने क्या नाम को लेकर? आपको आप जानते होंगे अंदर की बात, आप बताइए। आपके मित्रों में काफी नाराजगी, किसी का मुंह फूला, डाइस में मिठाई तो खिला रहे थे पर अंदर से कड़वाहट थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोग के लिए क्या है कि ये पता नहीं कितने दिन तक आप लोगों को मिठाई अगर ना खिलाए कोई तो आप लोगों को परेशानी है, मिठाई खिलाए तो परेशानी है, गले मिलें तो परेशानी है, गले ना मिलें तो परेशानी है। हम लोग समझ में नहीं आता। देखिए, हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से संगठित हैं। बगावत के सुर जो हैं आपकी पार्टी से बार बार उठते रहते हैं। हर्षरन सिंह बल्ली जी नाराज होकर चले गए, कांग्रेस की टिकट पे अब लड़ रहे हैं। बात होती है कि परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। आपके पार्टी में साहिब सिंह वर्मा के पुत्र लड़ रहे हैं, वीके मल्होत्रा के पुत्र लड़ रहे हैं, ओपी बब्बर जी के पुत्र लड़ रहे हैं। दो बातें हैं। देखिए, बल्ली जी के जाने का हम लोग को दुख है। वो हम लोगों के वर्षों से साथी रहे हैं। कभी कभी पार्टी की वर्किंग में ये होता है कि जब व्यापक फैसले करने होते हैं तो कई बार कुछ इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। हम सोचते थे कि बल्ली जी थोड़ा अस्वस्थ भी हैं और उसके कारण उनको कुछ समय रेस्ट करना चाहिए। और शायद ये हमारे अकाली दल के और बीजेपी के एग्रीमेंट जो इतने वर्षों से हमारा 50 साल से है, उसकी भी इसी प्रकार की मांग थी। और मैं समझता हूँ कि हम लोग बड़ा दुख है कि वो अभी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो हमारे उसी तरह से साथी हैं, उतना ही हम लोगों का प्रेम है। ये जो आपने दूसरे लोगों की बात कही, परिवारवाद जिसका आरोप अब आपके दिल्ली बीजेपी में लग रहा है। देखिए, ये आरोप बिल्कुल एक तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई कार्यकर्ता अगर नौजवान काम कर रहा है पार्टी के लिए, वर्षों से काम कर रहा है, तो उसको केवल आप उसकी प्रोग्रेस को इसलिए आगे बढ़ने से रोक दें कि उसके पिता राजनीति में है, ये उचित नहीं है। जो कांग्रेस के परिवारवाद से आप हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कंपैरिजन बनता नहीं। ये बीजेपी में तो डॉक्टर हर्षवर्धन जैसा साधारण व्यक्ति भी, आम आदमी भी पार्टी का एक प्रकार से इतना बड़ा पद का दावेदार बन सकता है। लेकिन युवा चेहरों के नाम में आपके यहाँ कमी नजर आती है। वही लोग नजर आ रहे हैं जिनके पिताजी जो है पार्टी से अहम भूमिका में रहे हैं। युवा चेहरे, कांग्रेस ने कई युवा चेहरों को मौका दिया है जो ग्रास रूट पर काम अभी देखिए, आप जिनकी बात कर रही हैं कि ये बड़े लोगों के बेटे हैं और ये इनको मौका मिल गया है, तो ये सारे युवा चेहरे ही हैं ना। आखिर आपने राजीव बब्बर का नाम लिया, वो सब युवा चेहरे हैं। आपने अभी प्रवेश वर्मा जी का बात किया, वो भी हमारे युवा चेहरे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि युवा चेहरे, हमारे पार्टी में बहुत सारे युवा लोगों को चुनाव के अंदर टिकट दिया गया है। हमारे यहाँ सब चीज़ों का, युवा की ऊर्जा का भी इस्तेमाल होता है और जो थोड़ा वरिष्ठ हो जाता है उसके अनुभव का भी इस्तेमाल होता है। महिला की जो सात्विकता है उसका भी समावेश किया जाता है। और जो सब जाति वर्ग के लोग हैं, उसके कारण जो एक हमारा मिनी इंडिया है जिसमें कि सब तरह के लोग हैं। और
उसके बावजूद भी एक विशेषता है इस देश की कि यानी अलग अलग फ्लेवर्स को एक साथ पेश करते हैं। और खुद डॉक्टर साहब ने अपने आप को आम आदमी कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कितनी बड़ी चुनौती है, डॉक्टर साहब के शब्दों में जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम ये खास बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन से। कोशिश है बदलाव की राजनीति लाने की डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब, दिल्ली में जो लड़ाई है, त्रिकोणीय समीकरण नजर आ रहे हैं। पहले लड़ाई होती थी सीधी सीधी कांग्रेस बीजेपी, अब लड़ाई है कांग्रेस बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी। देखिए, लड़ाई तो आप त्रिकोणीय कहिए या चार, दिल्ली में तो कई बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, पहले भी लड़ती थी। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दिल्ली में हमेशा कुछ और पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वो आज भी लड़ रही हैं शायद। यह मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता है और अभी हम लोग कांग्रेस से भी बहुत आगे हैं। ये ज़मीन की मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जो नई पार्टियों का आपने नाम लिया है, नई पार्टियाँ जो हैं वो उनका ठीक है, आप चर्चा वगैरह कर रहे हैं क्योंकि एक नई पार्टी बनी है, लेकिन उनका वजूद नहीं है। जनता भी ये बखूबी जानती है कि अगर उसको कांग्रेस से मुक्ति चाहिए तो उसके पास बीजेपी है, जिसने सुशासन दिया है, जिसका पास्ट रिकॉर्ड है। वो दिल्ली में हमें 98 में प्याज के कारण मान लीजिए सरकार हमारी नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं कर पाए थे। हमने 5 साल जो काम किया वही काम तो आगे बढ़ाया तो शीला जी ने। मेट्रो को, फ्लाईओवर्स को किसने बनाया? क्या आपकी सीटों पर झाड़ू नहीं लगेगा? कह रहे हैं कि आप बीजेपी की सीट काटेगी। आप झाड़ू तो देखिए अगर लगेगा तो वो कांग्रेस की ऊपर ही लगेगा और जो भी खिलेगा वो केवल कमल खिलेगा और कुछ नहीं खिलेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं झाड़ू लगेगा, कांग्रेस पर लगेगा, मान लीजिए कुछ सीटें कम पड़े तो क्या आप तैयार हैं आपसे हाथ मिलाने के लिए? देखिए, एक पहली बात तो ये आपका सवाल जो है वो काल्पनिक है। नंबर एक बात, हाइपोथेटिकल सवाल है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें 2/3 बहुमत मिल रहा है। लेकिन इसी में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कई जगह ये कहा कि मैं ना बीजेपी और कांग्रेस को सपोर्ट दूंगा ना लूँगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम शहर में इंस्टेबिलिटी प्रमोट करना चाहते हैं, हम शहर के अंदर अस्थिरता लाना चाहते हैं। क्या हम शहर को दोबारा से इलेक्शन के लिए ऐसी स्थिति होगी तो मजबूर करेंगे? इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ कि उनकी सोच जो है वो दूषित है। और बेसिकली जो दिल्ली के लोग हैं वो समझते हैं कि स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, स्थिरता का क्या मतलब है, ईमानदारी का क्या मतलब है, कर्तव्य परायणता का क्या मतलब है, कौन से लोगों ने क्या काम किया है। अटल जी की सरकार जब थी तो अटल जी ने क्या काम किया है, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो उसने क्या काम किया है, या जो पहले मदन लाल खुराना जी की सरकार थी उसने क्या काम किया है। साहेब सिंह वर्मा जो है ऐसे मुख्यमंत्री थे कि गरीब लोगों के लिए वो कोर्ट में जाकर खड़े हो गए थे गुहार करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी की तो सरकार आई नहीं है अभी डॉक्टर साहब, इंतजार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो अब देखिए ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। देश ने तो मैं समझता हूँ कि उनको बिना चुनाव के प्रधानमंत्री मान लिया है। देश में कहीं भी रैली होती है नरेंद्र मोदी जी के नाम से, आप देखिए कि ऐसी लाखों लोगों की रैलीज मुझे नहीं है। आप तो शायद उस समय मुझे लगता है कि आपका जन्म भी ना हुआ हो जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है इस देश के अंदर, उनको लोकनायक बोलते थे लोग, उनकी भी रैलीज हम लोगों ने देखी हैं। उन रैलीज में भी इतने लोग नहीं आते थे जितने नरेंद्र मोदी जी की रैलीज में आते हैं। दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है सेमीफाइनल है, इसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो क्या होगा? कमल की लहर, कमल ही दिखेगा, खिलेगा? सेमीफाइनल जीतेंगे क्योंकि फाइनल के पहले सेमीफाइनल तो ज़रूरी होता है, डायरेक्ट तो फाइनल में आदमी जाता नहीं है। तो पहले सेमीफाइनल जीतेंगे, उसके बाद फाइनल जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो एक प्रकार से भारत को दोबारा विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेगी। और हम दिल्ली के लिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर अगर कोई मांग करेंगे तो हम कहेंगे दिल्ली को पूर्ण राज्य का आप दर्जा दीजिए, दिल्ली की ताकत बढ़ाइए। सर ये भी तो हाइपोथेटिकल, आप कह रहे हैं, मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रही हूँ कि आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाएंगे कि नहीं, आप कह रहे हैं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा जो है मांगेंगे। नहीं, मैंने कहा ना, वो मैंने आपका हाइपोथेटिकल इसलिए कहा क्योंकि हम लोग भी ज़मीन पे काम करते हैं। 20 साल से
हम राजनीति में हैं, 4-4 बार चुनाव जीते हैं और अभी भी ज़मीन पर ही काम कर रहे हैं। उसके आधार पर हमने जैसा शुरू में मैंने कहा कि जनता में बीजेपी को जिताने के लिए, कांग्रेस से मुक्ति पाने के लिए बाकी सब लोगों से ज़्यादा उत्साह है, पार्टियों से भी ज़्यादा उत्साह जनता के अंदर है। इसलिए सवाल आपका हाइपोथेटिकल है और कोई दूसरे कारण से तो है। नमो मंत्र में रंग जाएगा देश? देखिए, देश के आज तो सारी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जिसे कहते हैं उनका नाम है, वो इतने पॉपुलर लीडर हैं। सारे दुनिया के अंदर उन्होंने अपने काम से, अपनी ईमानदारी से, अपनी इंटेग्रिटी से, इन सब चीज़ों के कारण उन्होंने सारे देश का नाम रोशन किया है। और मुझे कोई ज़रा भी संदेह नहीं कि आने वाले समय में सारा देश उनको बहुत व्यापक पैमाने पर आशीर्वाद देगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब। तो साफ तौर पर सेमीफाइनल की तैयारी पूरी हो गई है। सेमीफाइनल में करारी हार देने वाले हैं 15 साल से काबिज सत्ता को बीजेपी, ये कहना है डॉक्टर साहब का।